नमस्कार दोस्तों, हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज हम देखिए ये लास्ट है आपका अवकलन का अनुप्रयोग मोनोटोनिक एकदिष्टता, जिसमें आप निरंतर वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, इसके बारे में पढ़ोगे। क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। और इसके बाद देखिए एक दो और अनुप्रयोग हैं, लेकिन वो मैंने करवा दी हैं। अब ये आपका मोनोटोनिक एक या दो क्लास के अंदर हो जाएगा, आज या कल तो पक्का कंप्लीट हो जाएगा, दो क्लासेस के अंदर। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का, समाकलन का, वो भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। और जो रह गए ना आपके उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालना, वो मैंने करवा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में क्लासेस में ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो बीएससी वाला था उसके अंदर भी ये टॉपिक था सेम टू सेम, जिसमें रोल पर में मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी है वहाँ पर। तो वो ये जो ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, इस वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि दो प्लेलिस्ट है ना अपनी, एक बीएससी वाले लेवल की करवाते हैं, एक यहाँ पर ये करवाते हैं, तो दोनों प्लेलिस्ट में वो वीडियोज ऐड हो जाएंगी। तो वो भी किसी ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक एकदिष्टता की, दो क्लास इसके अंदर ये कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है। अब देखो नोट्स भी इसके डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कि देखो कोई आपके पास फंक्शन है, यदि किसी फलन का, बस सिंपल सी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, जो अर्थ है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे वो चीज़ें याद रखनी है। और इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी कि यदि किसी फलन का ग्राफ, देखिए कोई फंक्शन का ग्राफ है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, या नीचे की ओर उतरता हुआ हो, तो जो आपका फंक्शन होगा तो उसे एकदिष्ट फलन कहेंगे। देखो ये आपकी डेफिनेशन है, यानी कोई फंक्शन है आपके पास, मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है, और ये ग्राफ आपका मान लीजिए कुछ ऐसा चढ़ रहा है, ठीक है। या फिर कोई आपका ऐसा फंक्शन है जिसमें ये ग्राफ आपका ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, तो ये आपकी एकदिष्टता कहलाएगी। यानी फंक्शन आपका एकदिष्ट है, किसी एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा है, या तो ऊपर चढ़ रहा है या फिर नीचे आ रहा है, तो ये आपका एकदिष्ट फंक्शन होगा। ग्राफ से आप समझ सकते हैं। जैसे आप बात करें e⁻x का ग्राफ होगा, log x का होगा, 1/x का होगा, तो ये जो ग्राफ है वो एकदिष्ट फलन है। ये जो इनके ग्राफ बनेंगे वो एकदिष्ट फलन कहलाएंगे, यानी वो एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप e⁻x का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा, यहीं से हम निकालते हैं इसको, कुछ ऐसा आपका ग्राफ प्राप्त होता है e⁻x का यहाँ से, तो ये e⁻x का कुछ ऐसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा। तो बस सिंपल सी बात है कि किसी फलन का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, यानी कोई मान आप रख रहे हैं x1 x2 ऐसे मान रखेंगे। अगर x1 आपका बड़ा हो रहा है, x1 x2 से बड़ा है, तो अगर आपका fx1 fx2 से बड़ा है या फिर x1 x2 से छोटा है, तो ये आपके बड़े आ रहे हैं, तो ऐसे ये फंक्शन एकदिष्ट होंगे कि एक दिशा में आपके फंक्शन बढ़ रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस को आप एकदिष्टता कहेंगे। लिख लो। फिर अब बात करते हैं एकदिष्ट वर्धमान की, निरंतर वर्धमान की, ह्रासमान की, इनके बारे में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इनके बारे में हम बात करेंगे। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बस आपको मेन है वो डेफिनेशन याद रखनी है, और कोई भी ज़्यादा याद नहीं रखनी, और कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लिया होगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें,
और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। टॉपिक है एकदिष्ट वर्धमान। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो, यानी एक वर्धमान है यानी बढ़ रहा है लगातार, यही ऐसा हमने पढ़ा था ना कि ऐसे लगातार आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसे लगातार बढ़ता हुआ मिले या फिर ऐसा ही ऐसे बढ़ता हुआ मिले, यानी वो लगातार आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वो आपका एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन कहलाएगा, एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन होगा। इसकी मैथमेटिकली की बात करें, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैथमेटिकल रूप से देखते हैं कि यदि इफ, अभी क्वेश्चन देखें ना कैसे आएंगे, एक बार ये डेफिनेशन पढ़ो। x1 क्या है, लेस देन x2, तो जो आपका फंक्शन है fx1 लेस देन इक्वल fx2। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये वाला पार्ट यदि ये आपका बड़ा है x2 से तो ये fx1 भी क्या हो, इससे बड़ा हो, ठीक है, यानी विपरीत चिन्ह न हो। अगर ये x1 x2 से बड़ा है, x2 बड़ा है x1 से, तो ये आपका ये फंक्शन भी लगातार बढ़ता जाना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ऐसा जो आपका फंक्शन होगा, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाएगा। यानी कोई प्रांत आप ले सकते हैं डोमेन के अंदर, बस मैथमेटिकली ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपको गौर नहीं करनी, बस चीज़ें यही हैं कि x1 लेस देन x2, यानी ये लगातार बढ़ रहा है तो ये भी आपका फंक्शन भी ऐसे बढ़े तो वो एकदिष्ट वर्धमान होगा। याद रखना ये बराबर होगा इसके अंदर जब एकदिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। लेकिन जब आपका निरंतर वर्धमान आ जाता है, ये तो आपका हुआ एकदिष्ट वर्धमान, अगर ये फंक्शन आ जाए निरंतर वर्धमान, इसी में दूसरा पार्ट है इसका, निरंतर वर्धमान कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निरंतर वर्धमान कहलाएगा। यानी यहां पर तो बराबर था, लेकिन अब बराबर न होकर सीधा देखो कैसे कि यदि x1 लेस देन x2 हो, ठीक है, तो जो आपका fx1 है, fx1 लेस देन fx2, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। इसी का उल्टा यदि आपका x1 ग्रेटर देन x2 हो, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, फटाफट समझ सकते हैं आप, fx1 ग्रेटर देन fx2, तो ये जो आपका इस प्रकार का जो फलन होगा वो निरंतर क्या कहलाएगा, निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। समझ गए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में आप फंक्शन के बारे में समझ चुके होंगे। तो ये है, इसको लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान और एकदिष्ट ह्रासमान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में बात करें। क्रांतिक बिंदु क्या होता है,
ये यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से और वही आएंगे, तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा इन 2 क्लासेस के अंदर, यानी 2 नंबर का काम आपका कंप्लीट तैयार हो सकता है अगर आप अच्छे से ये पूरा ध्यानपूर्वक ये क्लासेस को सुनते हैं तो। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या? चलो अब आगे आता है, ये तो हो गया आपका इंक्रीजिंग के लिए। अब डिक्रीजिंग वाला, एक दिष्ट ह्रासमान, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान, तो इनमें क्या डिफरेंसेस होता है वो देखिए। निरंतर ह्रासमान नहीं, पहले एक दिष्ट ह्रासमान, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी आपका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर उतरता हुआ हो, यानी पहले तो ऊपर की ओर चढ़ रहा था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के अंदर, लेकिन मोनोटोनिक जो डिक्रीजिंग है उसके अंदर आपका ग्राफ नीचे की ओर उतरता हुआ होगा। जैसे इस प्रकार, अगर ऐसा ग्राफ आपका उतरता हुआ हो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी ये आपका ग्राफ उतर रहा है, तो ये क्या होगा आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी ग्राफ है उतर रहा है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी फंक्शन के मान बढ़ेंगे, जो आपके x1 x2 मान की बढ़ेंगे और फंक्शन के मान घटेंगे, या फिर उसके मान कम हो रहे हैं तो फंक्शन का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार यानी उल्टा हो, उसमें तो अगर मान x2 मान बढ़ रहा था तो fx2 भी बढ़ रहा था, लेकिन इसके अंदर उल्टा होगा। क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जैसे इफ x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, तो जो आपका fx1 होगा, fx1, अब देखो इसमें उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बड़ा होगा fx2। ऐसे ही यदि ये वाला पार्ट x1 ग्रेटर देन x2 ये बड़ा है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा क्या, fx1 लेस देन इक्वल fx2। समझ गए बात को? तो ये इसमें ये होगा, तो ऐसा जो क्या कहलाएगा, ये एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट ह्रासमान। समझ गए बात को? ठीक है, लिखो। फिर बात करते हैं निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है, चीजें सभी इंपॉर्टेंट है ये। निरंतर ह्रासमान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें क्या होगा, ऐसे ही कि इफ x1 x2 से छोटा है तो जो आपका fx1 होगा, अब देखो इसमें अब तो बराबर था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सीधा साइन fx2। ऐसे ही इफ यदि x1 ग्रेटर देन x2 है, तो ये जो fx1 है आपका वो लेस देन fx2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका निरंतर ह्रासमान। तो ये बस नॉर्मल डेफिनेशन है, बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट ह्रासमान है, तो अगर ये डेफिनेशन आपको याद है तो आप अच्छे से इन चीज़ों को कर पाओगे। तो लिख लो इसको, फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम चेक करते हैं।
ठीक है, अब कुछ ग्राफ चेक करते हैं कि क्या वो आपके एकदिष्ट ह्रासमान है या वर्धमान है, क्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मापांक x के बारे में। तो इसका ग्राफ हम देखते हैं कि ये क्या होगा, एक वर्धमान ह्रासमान कुछ है या नहीं है। तो देखिए जो मापांक x का ग्राफ है कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, ये क्या होगी x एक्सिस, ये होगी आपकी x डैश एक्सिस, यानी यहां पर माइनस वाले आएंगे। अब देखो मापांक x है, उसके अंदर आप वैल्यूज रखेंगे। मान रखिए मापांक x है, वहां पर आप पॉजिटिव मान रखेंगे और लगातार x के मान रखेंगे, तो ये लगातार आपका y का मान ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी इस प्रकार ये आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा होता तो आपका ये होता था, लेकिन ये क्या है, यहां पर माइनस वाले रखोगे तो भी ये प्लस के मान देगा। तो कोई भी देखो, तो ये वक्र आके आपका देखो, कोई वक्र ऐसे लगातार एक और बढ़ता, देखो पहले ऊपर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो ऐसा फंक्शन आपका क्या होगा, एकदिष्ट नहीं होगा। तो ये फंक्शन है वो एकदिष्ट नहीं है, एकदिष्ट नहीं होगा। कौन सा, जो मापांक x है, समझे ना बात। यानी इसमें पॉजिटिव मान रखेंगे तो ये मान आपके बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव के मान रख रहे हैं तो ये घटकर फिर ये ऊपर, यानी एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो आपका एकदिष्ट वर्धमान नहीं होगा, या ना एकदिष्ट ह्रासमान होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो एकदिष्ट फंक्शन नहीं होगा वो। ठीक है, अगर हम बात करें आपके साइन x की, साइन x और कोस x की हम बात करते हैं। साइन x कोस x, ठीक है, ये है। अब देखो साइन x का अगर हम वक्र की बात करें तो क्या बनेगा, देखो साइन x का साइन यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे आपको वक्र प्राप्त हो रहा। तो वैसे तो ये देख सकते हैं साइन x क्या आपका एकदिष्ट फंक्शन है क्या, देखो ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ऐसा होगा तो वो एकदिष्टता की पालना नहीं करेगा, तो ये एकदिष्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहां पर जीरो है, ये क्या है π/2। अगर मैं 0 से π/2 की बात करूं, देखो यहां तो बढ़ ही रहा है लगातार, यहां तो लगातार ही बढ़ रहा है, तो 0 से π/2 इस अंतराल में, 0 से जो π/2 का अंतराल होगा, इस अंतराल में ये क्या होगा, एकदिष्ट हो सकता है। और एकदिष्ट कैसा होगा, एकदिष्ट वर्धमान होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें तो साइन x है वो आपका एकदिष्ट फंक्शन नहीं है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो साइन ओवरऑल एकदिष्ट नहीं होगा। लेकिन 0 से π/2 जो अंतराल है आपका, 0 से π/2 अंतराल के अंदर ये आपका एकदिष्ट होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बस केवल मात्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है, घट वगैरह नहीं रहा है, तो ये आपका एकदिष्ट वर्धमान हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें कोस x की, कोस x की हम बात करते हैं, तो कोस x का जो वक्र है कैसे बनता है, ऊपर से आएगा, यानी इस प्रकार आपका वक्र आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा ही यही है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो ऐसा देख लीजिए। लेकिन ये यहाँ पर क्या है आपका अंतराल 0 से, और इस जो अंतराल है इसमें एकदिष्ट क्या है, ह्रासमान, यानी घट रहा है नीचे की ओर। देखो यहाँ से घट रहा है, इतने के अंतराल की बात करें तो ये देखिए एकदिष्ट ह्रासमान होगा। लेकिन ओवरऑल ये एकदिष्ट नहीं होगा। लेकिन जो आपके साइन हाइपरबोलिक x हैं, टेन हाइपरबोलिक x हैं, वो आपके एकदिष्ट फंक्शन होंगे और एकदिष्ट हैं, बाकी नहीं होंगे। अब देखो यहां पर क्या करना है, अब देखो मान लो कोई वक्र आपका इस प्रकार बढ़ रहा है, देखना एक बार कि ऐसे बढ़ा ये, लेकिन यहां स्थिर हो गया, फिर थोड़ा सा ऐसे स्थिर होकर फिर ऐसे चला। तो देखो अगर ये वक्र मान लीजिए यहां से चल रहा है, ऐसा हुआ, फिर ये फिक्स हो गया, फिर ये बढ़ गया, तो ये क्या है, आपका वर्धमान फंक्शन है, वर्धमान फलन है, क्योंकि देखिए ये बढ़ रहा है लगातार, ऐसे हो सकता है। लेकिन ऐसा बिंदु जहां पर ये ऐसा पॉइंट है जिस पर यहां पर परिवर्तन क्या है, शून्य है,
तो जहां ऐसा बिंदु जहां पर ग्राफ में परिवर्तन शून्य हो या परिवर्तन की दर, जहां पर fx में परिवर्तन की दर क्या हो, परिवर्तन की दर शून्य हो, तो ऐसा बिंदु क्या कहलाएगा, तो ऐसा बिंदु क्रांतिक बिंदु कहलाता है। ये याद रखना, विक्रांतिक बिंदु कौन सा होता है, क्रांतिक बिंदु कौन सा होगा कि ऐसा बिंदु जिस पर फंक्शन में परिवर्तन की दर शून्य है। देखो यहां पर कांस्टेंट होगी ना परिवर्तन की दर, देखो यहां पर ये स्थिर है, तो स्थिर है तो इसमें परिवर्तन की दर 0 होगी, परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है यहां पर। लेकिन अगर ये देखो ये ग्राफ अगर ऐसा हो जाता, यहां बढ़कर नीचे की ओर आ जाता, तो ये मान क्या होता आपका, इसका उच्चक होता, क्योंकि देखो अधिकतम मान तो यही है, तो ये इस फलन का उच्चक हो जाता। लेकिन ये बढ़ रहा है तो आगे उच्चक पता नहीं कहां पर, अनंत पर होगा। लेकिन ये यहां पर जाकर वापस नीचे आ जाता, तो ये आपका क्या हो जाता, यहां पर उच्चक हो जाता। तो देखो ये लिख लो भाई, ये लाइन लिख लो कि ऐसा बिंदु जहां पर fx में परिवर्तन की दर शून्य हो, तो ऐसा बिंदु क्रांतिक बिंदु कहलाता है। और क्रांतिक बिंदु कैसे निकालोगे, परिवर्तन की दर शून्य यानी f डैश x निकालो, अवकलन करो और 0 के बराबर रख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु यहां से निकल जाएगा, x का मान जो भी आपका बिंदु आएगा वो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा बिंदु जहां पर परिवर्तन की दर क्या हो, शून्य हो, क्रांतिक बिंदु कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखो एक, किस अंतराल में, या आप लिख सकते हैं क्रांतिक बिंदु निकालना है। देखो fx आपको फंक्शन देता हूं, fx फिर बाद में हम बात करेंगे उसकी। फंक्शन है आपका 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस 1, ये आपको फंक्शन दिया है और कहा है कि इसका क्रांतिक बिंदु आपको ज्ञात करना है। क्रांतिक बिंदु क्या होगा, क्रांतिक बिंदु क्या होगा, ये आपको पॉइंट ज्ञात करना है क्रांतिक बिंदु का। ठीक है, कर सकते हैं, कैसे करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया है तो देखो क्या अभी मैंने बताया था क्रांतिक बिंदु क्या होता है कि ऐसा बिंदु जहां पर फंक्शन में परिवर्तन की दर क्या हो, शून्य हो, तो परिवर्तन की दर शून्य क्या होगी, यानी f डैश x बराबर 0 आए। ठीक है, तो देखो इसका अवकलन करो, f डैश x निकालो, पहले क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36। अब देखो f डैश x बराबर आप 0 कीजिए, 0 करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 36 बराबर 0। यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन आ रहा है ना, x स्क्वायर माइनस का 6 पंजे 30, 5x प्लस का 6 छके 36 बराबर 0। अब इसके टुकड़े कर लो, ऐसे टुकड़े करो, 5 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 2 आ गया, यहाँ से अगर मैं माइनस का 3 को मैं लेता हूँ तो x माइनस 2 आ गया बराबर 0। तो आपकी जो पॉइंट है वो क्या आ गए, x बराबर 2,3। तो ये जो पॉइंट हैं ये आपके क्या हैं, क्रांतिक बिंदु हैं, जिन पर जो फंक्शन है उसमें परिवर्तन की दर क्या होगी, शून्य होगी। तो ये जो पॉइंट है उनमें आपके परिवर्तन की दर शून्य होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चन इसके कर लेंगे, पूरा हो जाएगा ये कंप्लीट है। और बाकी जो आपकी उच्चक और निम्नक वाली क्लासेज हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और क्लासेज बीएससी वाली आपके लिए लगातार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लासेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगातार, जल्द ही स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो लगातार क्लासेज आपके लिए रिकॉर्ड हो रही है, तो ये आज मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब